अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग के लिए जो लास्ट डे पे हमने कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, आप उससे किसी हद तक वाकिफ होंगे। उसमें जो बातें, जो सवालात थे, वो आज हम आगे लेके बढ़ेंगे। कोई पेज नंबर याद है किसी को? 92 यानी 97 जैसा कुछ होगा। 92 तो नहीं आया ये। दिस ओके। इसमें हमने कुछ पढ़ना शुरू किया। चूंकि आप मिक्सचर ऑफ पीपल हैं, जिनमें से कुछ को डबल एंट्री पहले से कुछ आती है और कुछ को नहीं आती है, इसीलिए मैं ऐसे ही चलूंगा कि जैसे आपको नहीं आती है। ओके, हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी, ये समझ आ गई थी। इसका क्या रिजल्ट निकाला था? हमने कहा हमारे पास कैश एक एसेट है जो कि इंक्रीज हुआ है, लिहाजा उसको डेबिट कर देंगे। कितने से? 30,000 से। और फिर हमने कहा कि मालिक का सरमाया कैपिटल पैदा हो गया है जो कि इक्विटी है, और इक्विटी में इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। फिर हमने कहा अब्बास बोरोज 40,000 टू परचेज अ वैन। हमने कहा 40,000 रुपये बोरो किया है, तो कैश उसके पास आया है, कैश एसेट है, इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे। और बोरो किए पैसे तो लोन लिया है बैंक से या कहीं से भी, ये लाइबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है तो इसे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे जी? वैन खरीदी है कहाँ? कहाँ लिखा हुआ है? वो तुमने कर लिया। इनका कहना है कि अब्बास ने एक वैन भी खरीदी है। अब्बास ने खरीदी है वैन? अब्बास ने वैन नहीं खरीदी है। अब्बास ने अभी सिर्फ पैसे बोरो किए हैं वैन खरीदने के लिए। आपको यहाँ से बोर्ड ठीक नजर आ रहा है? अब्बास ने अभी सिर्फ पैसे बोरो किए हैं टू परचेज अ वैन। द वैन हैज नॉट येट बीन परचेज, तो इसलिए हम वैन खरीदने को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो यूं कह देता एंड अब्बास परचेज्ड अ वैन, फिर मैं कहता अच्छा अब्बास ने पैसे बोरो किए एंड देन दी अब्बास परचेज्ड, अब्बास डिड नॉट परचेज द वैन, अब्बास जस्ट बोरोड मनी। ठीक है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है, इस सवाल का जो किताब में सोल्यूशन दिया है उसमें उन्होंने वैन खरीदी हुई है। ठीक है। तो सोल्यूशन देखने वाले को ही सिर्फ पता हो सकता है कि इसमें वैन भी खरीदी गई है आगे। तो जाहिर है कि सोल्यूशन में वैन खरीद ली है उन्होंने, तो मैं इस सवाल में थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ ताकि सोल्यूशन से मैच हो जाए। और वो तब्दीली ये करता हूँ कि इसके आगे लिख देता हूँ एंड पर एंड परचेज्ड वैन। ये इस जुमले के आगे हम इजाफा कर देते हैं कि अब्बास ने पैसे बोरो किए और फिर वैन खरीद ली। अब वैन खरीदने की क्या ट्रांजैक्शन होगी? वैन एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर देंगे। और पैसे जेब से निकल गए हैं, कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है।
हम जब यहाँ पे नाम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हमने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया वैन, हम इसके लिए और क्या कह सकते थे? व्हीकल। वैन इज नॉट कंसिडर्ड एज कार, तो शायद कार कहना मुनासिब नहीं होता, बट इट कैन बी ट्रीटेड एज व्हीकल। या इसका कोई और नाम हो सकता था, मिसाल के तौर पे डिलीवरी वैन, है ना। तो ये नाम अकाउंटिंग में आप सूटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से रखते हैं, हम याद नहीं करते हैं। तो जब आप किसी रियल बिजनेस में बैठेंगे जहां पे आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह की किसी ट्रांजैक्शन पे आपका कोई जूनियर आपसे पूछेगा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा क्वालिफाइड, आपसे पूछेगा कि यहाँ मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, तो वहां आप उसको ये नहीं कहेंगे कि किताब में वैन लिखा था तो हम वैन लिख देंगे। वहां आप अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यहाँ क्या अंग्रेजी का लफ्ज सूटेबल है, वो जो सूटेबल होगा वो इस्तेमाल कर लेंगे। वो व्हीकल भी हो सकता है, वो कार भी हो सकता है, वो डिलीवरी ट्रक भी हो सकता है ना, वो कन्वेंस भी हो सकती है, या वो जो भी लफ्ज आप मुनासिब समझेंगे आप वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे। बट जाहिर है कि आप कोई ऐसा ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो उस चीज को रिफ्लेक्ट भी करता हो, जिसको पढ़ के ये पता चले कि ये किस चीज की बात हो रही है। जैसे भी मैंने आखिर में एक लफ्ज इस्तेमाल किया कन्वेंस, तो कन्वेंस एक एम्बिगुअस लफ्ज है। कन्वेंस एक एम्बिगुअस लफ्ज है। कन्वेंस तो पब्लिक कन्वेंस भी हो सकती है ना। कन्वेंस से तो मुराद ये भी हो सकती है कि कोई बंदा, किसी को मैंने काम से भेजा था, उसने टैक्सी की और चला गया और वापस आके कहा जी मेरे कन्वेंस के पैसे दें, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। भाई काम से भेजा था, टैक्सी पे गया, वापस आके कहा जी 250 रुपये देने लग गया मेरा, मैंने कहा ये ले 250। तो ये तो गाड़ी नहीं है, ये तो एसेट नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये एक्सपेंस है। तो खाली लफ्ज कन्वेंस से मुझे एम्बिगुटी पैदा हो जानी थी कि यार ये एक्सपेंस है क्या एसेट है। लेकिन लफ्ज व्हीकल या वैन या डिलीवरी वैन या कार, इससे कोई एम्बिगुटी नहीं है, क्लियर कट पता चल रहा है कि एसेट है। तो इसीलिए आप अपनी रियल लाइफ में ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो कि एम्बिगुटी को अवॉइड करे, ठीक है, जो कि बताए ये क्या हो रहा है। अगर आपने कोई खर्चा किया तो बताए ये क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक और चीज लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने इंटरनेट का बिल दिया है, आपके ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, उसका लेट से 50,000 बिल है, आपने पे कर दिया। अब इसको क्या नाम देंगे? एक्सपेंस तो कई तरह के होते हैं, रोटी खाएं वो भी एक्सपेंस है। इंटरनेट एक्सपेंस कहेंगे ना, खाली एक्सपेंस तो नहीं कहेंगे, इंटरनेट एक्सपेंस कहेंगे। हाँ, अब इंटरनेट एक्सपेंस को आप मजीद शायद किसी और अच्छे लफ्ज से इस्तेमाल करना चाहें तो आप मे बी कह दें डाटा प्लान एक्सपेंसेस है ना, कोई इस तरह की चीज, या आप कह दें कि नेटवर्क कनेक्टिविटी एक्सपेंसेस। आई डोंट नो व्हाट वर्ड यू वुड थिंक सूटेबल एट दैट एज, जो उस एज में, जो उस मौके पे आपको मुनासिब लफ्ज लगेगा वो इस्तेमाल करें। लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो सफिशिएंटली एक्सप्रेसिव हो, पता चले इसमें क्या हो रहा है। मसलन एक और इसके लिए नाम इस्तेमाल हो सकता है कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस। इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए होता है, और उसमें तो टेलीफोन भी फॉल करता है ना। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस में टेलीफोन भी शामिल है। कम्युनिकेशन तो थ्रू कोरियर भी होती है, आप किसी को लेटर लिख के भेजते हैं तो कम्युनिकेट ही करते हैं। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस से बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि यार ये इंटरनेट कम्युनिकेशन हो, कोरियर कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन मोबाइल कम्युनिकेशन हो, मैं इनको एक ही जगह पर रखना पसंद करूंगा। तो फिर आप इन सारों के लिए लफ्ज कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कोरियर का बिल देंगे तो भी कहेंगे कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस डेबिट, टेलीफोन का बिल देंगे तो भी कहेंगे कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस डेबिट, और इंटरनेट का बिल देंगे तो भी कहेंगे कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस डेबिट। ये आपने फैसला किया कि मुझे इनको एक ही नाम देना है, और हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ये फैसला करे कि नहीं, मैंने इनको अलग अलग नाम देना है। सो इन सारी बातों से मेरा नतीजा मैं क्या अखज़ कर रहा हूँ कि ये जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं इसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ये जो नॉमेनक्लेचर हम इस्तेमाल करते हैं, ये सूटेबिलिटी इसकी आपने डिसाइड करनी है अपनी अपनी कंपनी में बैठ के, हमने या किताबों ने डिसाइड नहीं करनी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजों के लिए ऐसे नाम कॉमन हो गए हैं कि वो वही इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी को चीजें सेल की हैं तो इसको सेल ही बोलेंगे, और क्या कहेंगे। यानी अगर मेरी एक दुकान है, जिस तरह हाइपर मार्केट्स होती हैं, सुपर स्टोर वगैरह, आपका एक सुपर स्टोर है, वहां पे चीजें सेल हो रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सेल।
तो अगर आज सारा दिन में आपने लेट से 25 लाख रुपए की चीजें बेची हैं, तो आप कहेंगे कि मेरी डेली की सेल्स कितनी है, 25 लाख रुपए। आप उसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सेल्स। अब ये लफ्ज अकाउंटिंग में पॉपुलर है और इस्तेमाल में है। तो जब भी गुड्स से मुराद वो चीजें जिसमें आप कारोबार करते हैं। गुड्स का मतलब ऐसे आम अंग्रेजी में क्या होता है, आम अंग्रेजी में गुड्स, अशिया, ये अंग्रेजी में उर्दू में ये तो मेरा मतलब है कि आम अंग्रेजी में गुड्स से हम क्या मीनिंग अखज करते हैं, ऐसी चीजें जिनमें मोबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, जो मूवेबल हो। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग को आप गुड्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एयर कंडीशनर को आप गुड्स कह लेंगे क्योंकि ये मूवेबल है, आप इसको ट्रक में लोड करेंगे और दूसरे शहर भेज देंगे। तो इसीलिए आपने वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी नाम देखा होगा, ये जो ट्रकों वाली कंपनी होती हैं उस पर अक्सर लिखा होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट। वो मूवेबल चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, जाहिर है वो बजरी, सरिया, ईंट, मशीनें, पंखे, एसी, कुर्सियां, यही चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते, बिल्डिंग तो फिक्स्ड है, इसलिए मूवेबल चीजों के लिए गुड्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हम अपनी अकाउंटिंग में आमतौर पे हर उस चीज के लिए लफ्ज गुड्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें हम अपना कारोबार करते हैं, आमतौर पे, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, ये आम अंग्रेजी का इस्तेमाल है। सो अगर फर्ज करें आपकी किराने की दुकान है तो उसके अंदर जो कुछ भी माल पड़ा हुआ है वो गुड्स है, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो गुड्स है। अकाउंटिंग इसके लिए एक बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करती है, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं परचेजेस। तो जब भी आप वो वाली चीजें खरीदेंगे जिसमें आप कारोबार करते हैं, जिनकी आप खरीदो फरोख्त करते हैं, उनके लिए परचेजेस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। वो मूवेबल भी हो सकती हैं, वो इमूवेबल भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं, आपका कारोबार यही है कि आप बिल्डिंग्स बनाते हैं और बेच देते हैं। तो आपका कारोबार ये है ही बिल्डिंग्स का खरीदना फरोख्त करना, बिल्डिंग एक इमूवेबल आइटम है, तो आप जब बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसको क्या कहेंगे, परचेजेस, ठीक है। और अगर आपका जनरल स्टोर है तो जो आपने केचप खरीदी है, शैम्पू खरीदा है, फिनाइल खरीदा है, इसको क्या कहेंगे, परचेजेस। तो जिस चीज में आप कारोबार डील करते हैं वो चीज को आप क्या कहेंगे, परचेजेस, ठीक है। अंग्रेजी का लफ्ज ढूंढेंगे तो शायद गुड्स कहेंगे, शायद इमूवेबल चीजें कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, परचेजेस, ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आप क्या हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपने खरीद ली है, तो इस बिल्डिंग को क्या कहेंगे, बिल्डिंग ही कहेंगे, क्योंकि आपका कारोबार बिल्डिंग का खरीदना बेचना नहीं है। अगर तो आपका कारोबार ही यही होता कि आप बिल्डिंग्स खरीदते बेचते हैं, तो मैं जब बिल्डिंग खरीदता तो उसे क्या कहता, परचेजेस। लेकिन मेरा तो हॉस्पिटल है, मेरा काम तो मेडिकल सर्विसेज देना है, मेरा काम बिल्डिंग खरीदना बेचना नहीं है। तो अब जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो उसको क्या कहूंगा, बिल्डिंग ही कहूंगा। जैसे वैन खरीदी थी तो उसको क्या कहा, वैन ही कहा। हाँ, अगर मेरा गाड़ियों का कारोबार है, मेरा शोरूम है, मैं गाड़ियां ही खरीदता बेचता हूँ, तो जब मैं वैन खरीदूंगा तो क्या कहूंगा, परचेजेस, क्योंकि ये गाड़ी मैंने खरीदी किस लिए, बेचने के लिए, क्योंकि मेरा कारोबार ही यही है, मैं गाड़ियां खरीदता हूँ और आगे बेच देता हूँ। तो अब इस लफ्ज का आपने ध्यान रखना है, परचेजेस का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होगा, सिर्फ वब तब इस्तेमाल होगा जब आप वो वाली चीज खरीदेंगे जिसमें आप कारोबार करते हैं। बाकी की जो भी चीज खरीदेंगे उसको उसके नाम से लिखेंगे। तो अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो उसको फर्नीचर लिखेंगे, परचेजेस नहीं कहेंगे। एयर कंडीशनर खरीदे हैं तो एयर कंडीशनर कहेंगे, परचेजेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का स्टोर है और आप फर्नीचर बेचते हैं और अब आपने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए, तब आप उसको फर्नीचर नहीं कहेंगे बल्कि परचेजेस कहेंगे। अच्छा, एक फर्नीचर वाले ने फर्नीचर खरीदा है लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदा है, अपने ऑफिस में रखने के लिए खरीदा है, तो फिर उसको भी फर्नीचर ही कहेंगे, क्योंकि वो चीजें बेचने के लिए नहीं खरीदी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, वो वाली चीजें जो आप खरीदते इस मकसद के लिए हैं कि आपने उनको बेचना है क्योंकि आपका कारोबार है, उनको कहेंगे परचेज। बाकी जो कुछ भी लेंगे उसको उसके नाम से लिखेंगे। परचेज यानी फर्नीचर को फर्नीचर कहेंगे, एसी को एसी कहेंगे, पंखे को पंखा कहेंगे, राइट।
अब्बास बाइज अ मार्केट स्टॉल फॉर 5,000 कैश। आपने 5,000 रुपए का एक स्टॉल खरीदा है, तो हमने इसके लिए कहा कि स्टॉल क्या है, स्टॉल एसेट है, इंक्रीज हुआ है, डेबिट कर देंगे, और कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अब ये हो गया, 3 नंबर भी हो गया। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाते हैं। अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। इन्वेंट्री का लफ्ज क्या, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद नंबर 4 है अब्बास बाइज इन्वेंट्री 18,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आम अंग्रेजी में तो इस्तेमाल होता है किसी चीज के जखीरे के लिए, किसी चीज को इकट्ठा कर लें तो हम कहते हैं ये इन्वेंट्री है। अकाउंटिंग इन्वेंट्री का लफ्ज सिर्फ उन चीजों के लिए इस्तेमाल करती है जिसमें आप कारोबार करते हैं। सो अगर आप कुर्सियों का कारोबार करते हैं तो ये कुर्सियां आपकी इन्वेंट्री है। अगर आप दूध का कारोबार करते हैं तो दूध आपकी इन्वेंट्री है। जिस चीज का आप कारोबार करते हैं वो आपकी इन्वेंट्री है। वो कब आपकी इन्वेंट्री है, जब वो आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, जाहिर है अभी अगर खरीदनी है तो अभी तो वो कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैंने 100 एसी किसी से खरीदने हैं तो मेरे पास आज कोई एसी है ही कुछ नहीं। जब वो एसी आ जाएंगे तो मैं कहूंगा ना मैंने इन्वेंट्री बाय कर लिया, यानी मैंने गुड्स बाय कर ली, मैंने वो वाली चीजें बाय कर ली हैं जो मैंने दोबारा बेचने के लिए खरीदी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अब्बास बाइज इन्वेंट्री फॉर पीस 18,000। आपने 18,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं, इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे, परचेजेस। क्या करेंगे, इंक्रीज करके डेबिट कर देंगे। और आपने ये खरीदी है ऑन क्रेडिट, उधार पे। क्रेडिट का मतलब जो है वो उधार ही होता है आम जुबान में। वैसे क्रेडिट के और भी कई मानी होते हैं। आप कहते हैं कि ये मार्का मैंने मारा है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ये कहा जाएगा ना कि ये जो रिकॉर्ड है ये इनके क्रेडिट पे है, भाई इन्होंने किया ये काम। तो क्रेडिट उस मानों में भी इस्तेमाल होता है। क्रेडिट किसी चीज की रिलायबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्रेडिबिलिटी। कहते हैं ना कि ये जो बात कह रहा है ये ठीक ही कह रहा होगा, ये गलत बात नहीं करता, ये क्रेडिबल आदमी है, यानी ये नेक नाम है, शोहरत वाला है, इसकी इज्जत है, ये गलत बात नहीं करता है, तो हम ये भी बयान करते हैं। हाँ जी, अच्छा थैंक यू। और जो तीसरा मानी है क्रेडिट का वो है उधार के मानों में, कि जब आप कोई चीज क्रेडिट पे खरीदते या बेचते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये उधार पे खरीदी या बेची गई है। तो जब यहाँ कह रहा है कि अब्बास ने इन्वेंट्री 18,000 रुपए क्रेडिट पे खरीदी है, इसका मतलब है आपने पैसे दिए नहीं है, चीज ले ली है, उधार हो गया। और जब उधार हो गया है तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि लाइबिलिटी पैदा हो गई है। इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। और इसकी नेचर क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाती है। मुझे इससे याद आ गया, कल मैं ग्रुप में देख रहा था कि एक रिलेशनशिप डेड और क्लिक का बयान किया गया था। मेरी आपको रिकमेंडेशन है इनसे बाहर आ जाए, ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनसे बाहर आ जाए, डेड और क्लिक वाले, इनसे बाहर आ जाए। ये जब आप एब्रीविएशंस बना के याद करते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि मुझे कॉल लेने दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो एब्रीविएशंस है ना, ये 5वीं 6ठी क्लास तक अच्छे लगते हैं। जब आप बड़े होने लग जाते हैं तो फिर हम चीजों को उसके लॉजिक में समझते हैं और समझ के ही बस याद रखते हैं। ठीक है, ये जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाते हैं तो इस तरह के तमाम काम बंद कर देते हैं। आप गौर करेंगे कि हम किसी चीज को याद नहीं करेंगे, रटा नहीं मारेंगे, हम उसकी लॉजिक में उसको समझेंगे और फिर अपना फैसला करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। फैसला आपने करना। जैसे जैसे अगर मैं इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल दूं, ये जो नंबर 2 वाली लाइन लिखी हुई है, हमने अपना फैसला किया, हमने किताब को फॉलो नहीं किया। जो चीज ठीक होगी वो करेंगे, जो चीज गलत होगी वो नहीं करेंगे। किताब कह भी रही होगी तो नहीं करेंगे, किताब से इख्तलाफ करेंगे और वो वही करेंगे जो ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये फैसला करने की कुव्वत सिर्फ तब पैदा हो सकती है जब आप उस चीज को एक्चुअली समझ लेंगे कि वो चीज है क्या। उसके बाद तो आपको समझ आ गई वो क्या चीज है। तो जो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वो जो रिलेशनशिप भी बयान किया हुआ है वो गलत बयान किया हुआ है। यानी उसके अंदर अगर आप गौर करें तो एब्रीविएशन में एक टर्म इस्तेमाल की हुई थी लाइबिलिटी, और फिर एक और टर्म इस्तेमाल की हुई थी क्रेडिटर। रिमेंबर क्लिक में, while liability and creditor are one and the same thing. Creditor is one component of a liability. Liability एक बड़ा वर्ड है, बड़े से मुराद है, इट्स अ कैटेगरी। यानी जैसे फर्नीचर इज अ कैटेगरी, कुर्सी इज एन एग्जांपल ऑफ फर्नीचर, ऐसे ही लाइबिलिटी इज अ कैटेगरी, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइबिलिटी, बैंक लोन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी। इसी क्रेडिटर को हम पेएबल भी कह देते हैं, इसी क्रेडिटर को हम अकाउंट पेएबल भी कह देते हैं। बात समझ रहे? इसी क्रेडिटर को हम मनी ओड भी कह देते हैं, मैंने पैसे देने उसके। जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं, आप क्रेडिटर कह लें, पेएबल कह लें, अकाउंट पेएबल कह लें, ये अंग्रेजी के अल्फाज हैं। आज कोई एक अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, कल कोई और अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेगा, तो आपका कॉम्बिनेशन आउट हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे हम देखेंगे उसकी नेचर क्या है, वो लफ्ज असल में है क्या। ठीक है, तो उसी के मुताबिक देखेंगे। और सादा सा असूल है, एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज डेबिट है, डिक्रीज क्रेडिट है। लायबिलिटी, इनकम और इक्विटी में इंक्रीज उलट यानी कि क्रेडिट है, और डिक्रीज उलट यानी कि डेबिट है। बस इतनी सी बात है। इस बात को ऐसे ही याद रख लेंगे तो ये काफी है, वरना आप वो टेबल बना के भी याद रख सकते हैं। ओके, सो 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 ये आ गए हम यहाँ पे। तो क्रेडिटर की नेचर है लायबिलिटी, लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट, और परचेजेस इंक्रीज हो रही है हमने कर दिया डेबिट। आप गौर करें, मैंने इसकी नेचर खाली छोड़ दी है। आपके जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए था कि मैंने वहां क्यों नहीं लिखी नेचर, बाकी सबकी मैं लिखता आ रहा हूँ। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस भी होती है और एसेट भी होती है, ये वक्त के साथ बदल जाती है। हम आसानी के लिए स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं कि परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है, आसानी के लिए। ठीक है, इसकी नेचर एक्सपेंस भी होती है और इसकी नेचर एसेट भी होती है, मौके की मुनासबत से। लेकिन दोनों सूरत हाल में अगर इसमें इंक्रीज हो तो इसने डेबिट ही होना है, और इसमें डिक्रीज हो तो इसने क्रेडिट ही होना है। इसीलिए डेबिट क्रेडिट नहीं बदलता है। तो मैंने फिलहाल वो नेचर इसलिए डेलिबरेटली खाली खाली छोड़ दी है। ये क्या है एक्सपेंस और एसेट क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, इसको तवज्जो से समझिएगा। आप लोग जो ऑनलाइन है, आप सबको समझ आ रही है? आईफोन आपको आ रही समझ? और यार ये मसला है। ओके, परचेजेस, मैंने गुड्स खरीदी है, 50 लाख रुपए का रॉ लकड़ी खरीद ली आपने, आपका फर्नीचर का कारोबार है, आपने रॉ लकड़ी इंपोर्ट की है। इससे आप मतलब इंटरवुड है फॉर एग्जांपल, अब इंटरवुड मोबाइल जो है वो फर्नीचर बनाता है इंपोर्टेड शीट्स के साथ, इंपोर्टेड लकड़ी के साथ, और फिर आगे सेल कर देता है। आपने 50 लाख रुपए की इंपोर्टेड लकड़ी खरीदी है, ये लकड़ी आपके गोदाम में आ गई है, परचेजेस, एसेट है। ये अभी तक चीज मेरे पास पड़ी हुई है, अभी इसको मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करूंगा, इसका बेनिफिट फ्यूचर में हासिल करूंगा, एसेट है।
जैसे गाड़ी आपने खरीदी है, गाड़ी आपके पास है, इसको फ्यूचर में आप इससे बेनिफिट लेंगे, एसेट है। अच्छा, ये लकड़ी आपके पास आ गई, आपने इससे फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर बना के बेच दिया, एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अब उससे इनकम पैदा हो गई है और लकड़ी खत्म हो गई है। जी जी। वो लकड़ी जो आपने 50 लाख रुपए की खरीदी थी, फर्ज करें उससे फर्नीचर तैयार करके आपने 1.5 करोड़ रुपए का बेच दिया है। ये जो 1.5 करोड़ रुपए आपको मिला है, ये क्या है? सेल, आपकी आमदनी। और इस 1.5 करोड़ को कमाने के लिए आपने खर्च क्या किया था? 50 लाख की लकड़ी। अब ये क्या है? एक्सपेंस। तभी आप कहेंगे ना नेट प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़। ऑफ कोर्स कम होगा 1 करोड़ से, जाहिर है लकड़ी को फर्नीचर बनाने में कारीगर लगे होंगे, मशीनें लगी होंगी, बिजली का बिल लगा होगा, वो भी खर्चे हुए होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए सादा सादा समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो लकड़ी थी, लकड़ी से फर्नीचर बन गया, 50 लाख की लकड़ी थी, 1.5 करोड़ का फर्नीचर बिक गया, दरम्यान में 1 करोड़ रुपए आपका मार्जिन है, मुनाफा है। और भी जो खर्चे होंगे वो आप माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन वही लकड़ी किसी एक वक्त में आपके लिए एसेट था, और जब वो बिक गई तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो आसानी के लिए आप इसको एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। जब हम थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ इन चीजों के लिए, जिसका नाम है इन्वेंट्री गुड्स, वो पूरा चैप्टर ही सिर्फ इन्वेंट्री के लिए है, तो उस वक्त आप इसको मजीद वजाहत से समझ लेंगे कि इसकी पीछे क्या रैशनल थी कि हमने आज ही इसको कहा कि आप इसको एक्सपेंस से लिख लीजिए। सो परचेजेस की नेचर में आप लिखेंगे एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद अब्बास पेज हिज सप्लायर 10,000। कौन सप्लायर? वो जिससे चीजें उधार पे खरीदी थी। सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स सप्लाई करता है। वो जिसे आपने गुड्स इन्वेंट्री 18,000 की उधार पे खरीदी थी, कहता है जी उसको हमने 10,000 की पेमेंट कर दी है। तो जब आपने 10,000 की पेमेंट की तो नतीजा क्या निकला? एक तो कैश आपके हाथ से निकल गया, तो कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट हो गया। और वो जो आपकी लाइबिलिटी थी, आपने उसके पैसे देने थे 18,000, अब वो 18,000 से कम हो गए हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो क्रेडिटर जो कि आपकी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट नंबर 6, अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर पीस 12,000 कैश। अब्बास ने 12,000 रुपए की चीजें नगद पे बेच दी हैं, तो सेल हुई है, तो सेल इनकम है। और पैसे मिले हैं, तो एक तो लिखेंगे सेल और एक लिखेंगे कैश। सेल्स इनकम है, कैश एसेट है, कैश में इजाफा हुआ है, डेबिट करेंगे। और सेल्स इनकम है, इनकम में भी इजाफा हुआ है, इंक्रीज क्रेडिट कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। अब आप एक और चीज नोट करें, जो शुरू में मैं लिख रहा था, अब मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, दोनों डेबिट लिखा फिर क्रेडिट लिखा, डेबिट लिखा क्रेडिट लिखा, फिर डेबिट लिखा फिर क्रेडिट लिखा, फिर डेबिट लिखा फिर क्रेडिट लिखा। यहाँ पे पहले क्रेडिट लिखा है, बाद में डेबिट लिखा, यहाँ पे पहले क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे बाद में डेबिट लिखा। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये मैंने डेलिबरेटली उल्टा लिखा है। दुनिया में ये प्रैक्टिस है, राइज है कि पहले डेबिट लिखते हैं बाद में क्रेडिट लिखते हैं। ये सिर्फ कल्चर है, राइज है, प्रैक्टिस है, अकाउंटिंग का कोई रूल नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, यानी कि क्रेडिट को पहले लिख दूं और डेबिट को बाद में लिख दूं, तो ये गलत नहीं है, बस ये दुनिया में चलता नहीं है ऐसे। तो हमें भी क्योंकि वही काम करने की आदत है जो दुनिया में राइज है, यानी डेबिट पहले और क्रेडिट बाद में। तो आप देखें जो मैंने शुरू में जितनी भी चीजें लिखी वो मैंने सोच के नहीं लिखी, वो ऑटोमेटिकली मेरे से डेबिट पहले हो गई हैं और क्रेडिट बाद में हो गई, क्योंकि मेरा भी हाथ पहले डेबिट पे सेट है और बाद में क्रेडिट पे सेट है। मैंने डेलिबरेटली वहां पे डेलिबरेटली उल्टा करना पड़ा कि पहले मैं क्रेडिट लिखूंगा और बाद में मैं डेबिट लिखूंगा, सिर्फ आपको ये बताने के लिए या पहले क्रेडिट लिख दें। ये अकाउंटिंग की रूप से गलत नहीं है, अलबत्ता ये दुनिया में इस्तेमाल भी नहीं होता।
इस्तेमाल डेबिट ही पहले होता है और क्रेडिट बाद में होता है। ठीक है, 7। मैं जरा एक और काम करता हूँ, 100। वो जरा साफ आ गया ना। ओके, नंबर 7, अब्बास सेल्स इन्वेंट्री फॉर पीस 9,000 ऑन क्रेडिट। पहले आपने 12,000 कैश पे सेल की थी, अब आपने उधार पे सेल कर दी। तो जब आप उसको उधार पे सेल करेंगे तो सेल तो अभी भी हुई है, तो सेल्स इनकम है, इंक्रीज हुई है, क्रेडिट कर देंगे। और जब आप किसी को उधार पे चीज सेल करते हैं तब आपने उससे पैसे लेने हैं, तो ये आपका रिसीवेबल है। या इसके लिए लफ्ज डेटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं। रिसीवेबल, या इसको AR भी लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। RA फॉर रिसीवेबल होता है और AR फॉर अकाउंट रिसीवेबल होता है, एक ही बात है। इसी तरह P/A फॉर पेएबल होता है और A/P फॉर अकाउंट पेएबल होता है, एक ही बात है। तो ये रिसीवेबल क्या है, इसकी नेचर क्या है, एसेट। क्यों है ये एसेट? पैसे मिलने हो तो एसेट होता है, पैसे मिलने हो तो एसेट होता है। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसे मिलेंगे ठीक है। एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो रिसीवेबल वो आपका ऐसा रिसोर्स है जिससे कल को आपको पैसे मिलेंगे। पैसा ही पैसा। दो साल के भी हो सकते हैं। मैंने आपको चीज सेल और आपने कहा जी पैसे इसके बाद दूंगा 14 महीने के बाद। मैंने कहा ठीक है, मैं और आप एग्री कर गए हैं तो किसी तीसरे बंदे को कोई एतराज नहीं हो सकता। तो ये तो फैसला करने वाले का काम है ना। अगर मैंने फैसला कर लिया है तो सोच समझ के किया होगा। हो सकता है मैंने नुकसान का फैसला जानबूझ के किया हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो जब मेरी और आपकी डील हुई है, मैंने अगर आपको 14 महीने पे उधार दे दिया है तो सोच समझ के दिया होगा ना। और अगर मैंने नुकसान देख के फिर भी आपको दे दिया है तो मेरे फैसले की कोई वजह होगी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिजनेस इज रूथलेस, बिजनेस इज नेवर हैविंग अ बिगर हार्ट। ओके, नंबर 8, अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। वो शुरू में 40,000 का लोन लिया था, पैसे बोरो किए थे, आज कहता है 10,000 वापस दे दिया, तो मेरी जेब से पैसे निकल गए होंगे। कैश एसेट है, डिक्रीज हो गया होगा, क्रेडिट कर देंगे। और लोन लाइबिलिटी है, ये भी डिक्रीज हो गई है, डेबिट कर। जब हमने ये लोन लिया था उस वक्त क्या लिखा था, उसे लोन ही लिखा था। ये फर्क कीजिए, यहां आपने लोन ना लिखा होता, यहां आपने लिखा होता बोरिंग। बोरिंग, तो फिर मैं यहां आके भी लोन ना लिखता, वही लफ्ज इस्तेमाल करता, बोरिंग। तो जो भी टाइटल आप इस्तेमाल करते हैं फिर उसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लफ्ज क्रेडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्रेडिटर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अकाउंट पेएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अकाउंट पेएबल ही आगे इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर लोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोन इस्तेमाल करेंगे, बोरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लफ्ज होगा उस लफ्ज को कैरी करेंगे। ये नहीं है कि कहीं पे आपने फर्नीचर लिख दिया और कहीं पे आपने चेयर्स लिख दिया, फिर फर्नीचर ही लिखेंगे उसे। और अगर चेयर्स लिखा था तो चेयर्स ही लिखेंगे उसे। इंटरचेंजेबल है।
नहीं, अकाउंट पेबल का सादा मतलब है कि ये वो अकाउंट है, ये वो खाता है जिसके मैंने पैसे देने हैं। ये आम अंग्रेजी का लफ्ज है। मैं यही चीज ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए इतनी तफसील से बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग में कोई रूल्स होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल है, ये ऐसे ही फॉलो करना है। और जहां रूल्स नहीं है वहां मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कोई रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि ये अल्फाज दुनिया में कॉमन हो गए हुए हैं। तो फिर हम जैसे मिसाल के तौर पे इस कुर्सी को आप क्या कहते हैं? उर्दू में कुर्सी ही कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आम चेयर। हालांकि ये आम चेयर ही है ना, लेकिन दुनिया में राइज है हम आम चेयर, ARM वाला आम, हम आम चेयर का लफ्ज कॉमन नहीं है इतना, चेयर का लफ्ज कॉमन है, तो जो कॉमन है वही इस्तेमाल कर लेते हैं। सानू भी किसी वेलने से वहां ये भी जरूर को दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना है। दुनिया में अगर क्रेडिटर का लफ्ज कॉमन है तो मैं भी क्रेडिटर ही कह दूंगा, मुझे क्या तकलीफ है, मैं उसको कुछ और ही कहूंगा बैठ के। इसीलिए ये वो अल्फाज हैं जो दुनिया में पॉपुलर हैं, हम वही अल्फाज चला रहे हैं। लेकिन जहां पे अकाउंटिंग कोई लफ्ज मखसूस कर देगी, मैं आपको वहां कहूंगा कि आपने यही लफ्ज इस्तेमाल करना है और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। जैसे इन्वेंट्री का जो लफ्ज है वो कुछ सर्कमस्टांसेस में मखसूस है। मैंने इन्वेंट्री का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि सवाल में लिखा हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग में इन्वेंट्री के ऊपर बाकायदा कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं, उसका एक मीनिंग डिफाइन कर दिया गया। तो फिर मैं कहूंगा वही है। जिसका मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया वो मेरी मर्जी है, मैं उसमें जो मर्जी अंग्रेजी का आम लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है। क्रेडिटर का जो लफ्ज है वो सिर्फ इस मानी में शो करता है कि मैंने किसी के पैसे देने हैं। क्रेडिटर, आपके पैसे देने हैं, आपके पैसे देने हैं, आपके पैसे देने हैं, क्रेडिटर। अच्छा, लोन का मानी भी तो यही होता है कि मैंने किसी के पैसे देने हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो लोन के अंदर एक फील डिफरेंट है। भाई पैसे तो देने हैं, क्यों देने हैं? क्यों देने? मैंने मैंने आपके पैसे देने हैं, लिए थे इसलिए देने हैं। यानी लोन के अंदर एक हिडन मीनिंग है। क्या? पैसे देने हैं, क्यों देने हैं? क्योंकि लिए थे। क्रेडिटर के अंदर ये फीलिंग मौजूद नहीं है। अब अगर आपसे मैंने गुड्स खरीदी हैं और अब आपके पैसे देने हैं तो इसको लोन नहीं कहेंगे। हालांकि लोन का मतलब तो यही होता है कि पैसे देने हैं, और क्रेडिटर का मतलब यही होता है कि पैसे देने हैं। लेकिन क्रेडिटर के अंदर ये मीनिंग नहीं है कि पैसे लिए थे तुझे देने हैं। अब यहाँ तो गुड्स खरीदी हैं और उस, तो ये अंग्रेजी का इस्तेमाल है, इसका अकाउंटिंग से कोई फर्क नहीं है। आम अंग्रेजी में हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डॉक्टर की सर्विसेज ले लें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसको कहते हैं जी आप इस तरह करें, मुझे ये 3 घंटे मेरे लिए डेडिकेट कर दें। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन करना है डॉक्टर ने, डॉक्टर कहते हैं ये 3 घंटे आपके हैं, इसमें आपका ऑपरेट होगा, इसके मैं आपसे लूंगा जी लेट से लाख रुपए लूंगा। आप इसको क्या कहेंगे? आपने डॉक्टर को सैलरी दी है, क्या कहेंगे? फीस दी है ना। सैलरी में जो फील है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इसके बरक्स अगर आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया है और उसकी रोज की एक दिन की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो आप उसको क्या कहेंगे? सैलरी ही कहेंगे। हालांकि अभी भी कोई लाख रुपए की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, 3 घंटे की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फील डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो ये अल्फाज का चुनाव ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता कि फलां जगह पे ये लफ्ज याद कर लें क्या करना और फलां जगह पे ये याद कर लें कैसे करना, ऐसे नहीं होता। ये आम अंग्रेजी की बात है। आप जब जहाँ पे जो काम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट अंग्रेजी का वर्ड होगा वो चूज कर लेंगे। सो अगर आपने किसी की सर्विसेज हायर की हैं तो आप कहेंगे इसको फीस देनी है, और अगर किसी को एज एम्प्लॉयमेंट में हायर इसको सैलरी देनी है। हालांकि दोनों सूरतों में देने आपने उसे पैसे ही हैं। ओके, आगे चलते हैं। उसके लिए फी कौन सा? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्रेडिटर में फिर हम आगे ना एक एक स्पेशलाइज यूं कहना चाहिए कि एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, तखसीस कर लेते हैं। उर्दू में समझते हैं? तखसीस, किसी चीज के बारे में खास कर देना कोई चीज। जैसे जैसे क्रेडिटर के साथ एक लफ्ज का इजाफा कर दें, ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का तो मतलब है इसके पैसे देने हैं, इससे कुछ खरीदा है और पैसे देने हैं।
ट्रेड क्रेडिटर का मतलब है कि इससे सिर्फ वो वाली चीज खरीदी है जिसका मैं कारोबार करता हूँ। तो अगर आपका कारोबार है फर्नीचर का और आपने किसी से फर्नीचर खरीदा है, लकड़ी खरीदी है, तो आप कहेंगे ये मेरा ट्रेड क्रेडिटर क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर है, यानी इससे वो वाली चीज खरीदी है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें मैं डील करता हूँ, जो मेरा कारोबार है। और अगर आपने किसी से अपने ऑफिस के लिए एसी खरीद लिया है उधार पे, तो ये आपका क्रेडिटर तो है लेकिन ट्रेड क्रेडिटर नहीं है। तो इस तरह से बाज़ औक़ात अल्फाज में डिफरेंशिएशन पैदा कर ली जाती है। ओके, नंबर 9, अब्बास पेज अहमद मुबीन, मेरा ख्याल आपको बात वाज़ेह होगी। मैंने भी आपको बता दिया कि जो लफ्ज़ पेएबल है वो सिर्फ गुड्स के लिए मखसूस नहीं है, वो किसी भी तरह के पेएबल के लिए पेएबल इस्तेमाल हो जाता है। बिजली का बिल देना है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, पेएबल ही लिखूंगा उसे। टेलीफोन का बिल देना है पेएबल, रेंट देना है पेएबल। तो पेएबल का लफ्ज़ तो सिर्फ ये बताता है कि ये पैसे देने हैं, पेएबल। अब यहाँ पे आपने रेंट देना है पेएबल, लेकिन इसके लिए आप कहेंगे मैं इसको क्रेडिटर कह दूं, तो अगेन ये कोई अच्छा अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर आमतौर पे वहां इस्तेमाल होगा जहां किसी से गुड्स ली होंगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यूं लग रहा है कि जैसे क्रेडिटर को अच्छा लफ्ज नहीं है, तो आप उसकी जगह कह देंगे रेंट पेएबल। हालांकि आप उसको रेंट का क्रेडिटर भी कह दें तो बात समझ में आई जाएगी। तो ये सिर्फ अल्फाज का चुनाव है जो आप अपनी मर्जी से करते रहते हैं। ओके, नंबर 9, अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर 6000। वो कौन सा सप्लायर था आपका? वही जिससे आपने 18,000 की चीजें खरीदी थी। उसको आपने 10,000 उस वक्त पे कर भी दिया था, पीछे 8,000 भी रहता है उसको देने वाला। आज आके आपने उसको 6,000 और दे दिए हैं। तो जब आपने उसको 6,000 और दे दिए हैं तो कैश आपकी जेब से निकल गया है, कैश एसेट है, डिक्रीज हुआ है, क्रेडिट कर देंगे। और अब पीछे हमने क्या लिखा था? अगर क्रेडिटर लिखा था तो क्रेडिटर लिखेंगे, अगर पेबल लिखा था तो पेबल लिखेंगे, जो आपने लफ्ज लिखा है वो लिख लेंगे। क्रेडिटर लायबिलिटी है, डिक्रीज हुई है, डेबिट कर देंगे। नंबर 10, Abbas receives rupees 8,000 of the money owed to him by the customer। वो जो आपने पीछे कस्टमर को चीजें सेल की थी, ये आपने उसको 9,000 रुपए की चीजें उधार पे सेल की थी और उसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था ये रिसीवेबल या डेटर, इसमें बी साइलेंट होता है। तो ये जो रिसीवेबल या डेटर है, आज उससे आपको 8,000 रुपया मिल गया है। जब आपको उससे 8,000 रुपया मिलेगा तो जाहिर है कि आपके पास कैश का इजाफा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि कैश एसेट इंक्रीज डेबिट हो जाएगा, और जो डेटर है या रिसीवेबल है वो एसेट ही है, और अब उसमें कमी हो रही है क्योंकि जो पैसे लेने से ले लिए हैं, तो क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 11, Abbas purchases another 2,500 of shirts on credit। यहाँ पे ना another नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले कोई चीज शर्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो अंग्रेजी के इस्तेमाल के हिसाब से नजर नहीं आना चाहिए था। खैर अगर आ भी गया है तो इसका मतलब है कि पहले भी वो जो खरीदा था वो शर्टें ही थी। बहरहाल अब्बास परचेजेज फर्दर शर्ट्स ऑफ 2,500 ऑन क्रेडिट। उसने मजीद चीजें खरीद ली हैं 2,500 रुपए की और उधार पे खरीद ली हैं। तो हम कहेंगे कि परचेजेज हैं, परचेजेज की नेचर एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ है, डेबिट कर देंगे। और उधार पे खरीदी हैं तो क्रेडिटर आ गया है, लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट कर देंगे। नंबर 12 आखिरी पॉइंट है, लिखता है कि अब्बास ड्रू, यानी कि ड्रॉ कर लिए उसने 4,000 कैश आउट ऑफ बिजनेस। 4,000 रुपए उसने बिजनेस से निकाल लिए।
तो बिजनेस के पास से कैश कम हो गया है, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। जब मालिक ने पैसे कारोबार में डाले थे तो क्या किया था? हमने कहा था कैपिटल, इक्विटी, इंक्रीज, क्रेडिट। आज उसने अपने पैसे वापस बाहर निकाल लिए हैं, तो वही उसका जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो गया। कैपिटल, इक्विटी, डिक्रीज, कैपिटल, वही कैपिटल जो उसका पहले आया था, इंक्रीज हुआ था, आज वापस निकल गया तो डिक्रीज हो गया। क्या फर्क पड़ता है? क्यों होंगे ड्राइंग? साबित करें कि ड्राइंग्स होंगी। अगर उसको कैपिटल से निकाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर जब आपके पास क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था तो आपने किसको क्रेडिट किया? यानी जब आपका उधार हुआ तो आपने किसको क्रेडिट किया? क्रेडिटर को। फिर जब वो क्रेडिटर कम हुआ तो आपने किसको डेबिट किया? जब पैसे वो लेके आया तो आपने किया क्रेडिट कैपिटल को, और जब वो पैसे लेके गया तो किसको डेबिट करेंगे? मैं तो कह ही नहीं रहा ड्राइंग, आप कह रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जब किसी से उधार हुआ तो आपने उसका नाम रखा क्रेडिटर और उसको किया क्रेडिट। जब आपने उसको उधार पे किया, यानी उसी में कमी हुई, तो आपने डेबिट किसी और चीज को नहीं किया। किसको डेबिट किया? उसी। यहाँ पे क्यों किसी और चीज को डेबिट कर रहे हैं? केड़ी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? अकाउंटिंग की किसी स्टैंडर्ड में ड्राइंग की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं। बुक में होगी, मेरी आपकी होगी, हमारी आपस की होगी। अकाउंटिंग के कवानीन में ड्राइंग कहीं पर डिफाइन नहीं की हुई। मेरे सवाल को समझें जरा, मेरे सवाल को जरा समझने की कोशिश करें। जब आपने किसी से लोन लिया तो लोन इंक्रीज हुआ, किसको क्रेडिट किया? लोन को। वही लोन जब वापस गया तो किसको डेबिट किया? लोन को ही। आज मालिक से पैसे आए तो किसे क्रेडिट किया? कैपिटल को। वही मालिक पैसे वापस ले गया तो कैपिटल ही डेबिट होगा, और क्या डेबिट होगा? यहाँ क्यों कोई नई चीज निकलेगी? फिर लोन में भी कुछ और लिख देना था। बताऊंगा, फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझ लें जो मैं कह रहा हूँ। फिलहाल इस बात को समझें जो मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि जो टाइटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइटल को कैरी करेंगे। अगर आप फर्नीचर का लफ्ज लिख रहे हैं तो आगे फर्नीचर ही का लफ्ज कैरी करेंगे, ठीक है ना? अगर आप क्रेडिटर का लफ्ज लिख रहे हैं तो क्रेडिटर के लफ्ज को कैरी करेंगे। तो जब आपने लोन लिया तो लोन क्रेडिट हुआ, और जब आपने लोन वापस दिया तो लोन ही डेबिट हुआ। इसी तरह जब आपने कैपिटल लिया तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, जब उसका कैपिटल उसको वापस दिया तो कैपिटल ही डेबिट होगा। इसी तरह परचेजेस हैं, इसी तरह फर्नीचर है, इसी तरह कैश है। कैश रिसीव हुआ तो कैश को डेबिट किया, तो जब कैश वापस चला गया तो कैश को ही क्रेडिट किया। तो जो चीज आई है या रिसीव हुई है या इंक्रीज हुई है, आपने उसको जिस नाम से डेबिट किया है, तो जब वो चीज डिक्रीज होगी तो उसी नाम से ही क्रेडिट कर देंगे। वो मैंने पढ़ाई नहीं, वहां तक मैं पहुंच रहा हूँ। अभी तक तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाह रहा हूं कि आप इस असूल को समझ लीजिए। ड्राइंग्स का वर्ड नहीं यूज कर सकते मीरब। कर सकते, ये मैंने नहीं कहा कि नहीं कर सकते। अभी तो जो मैं कह रहा हूं उस पॉइंट को अगर आप समझ लें तो फिर मैं अगली बात बयान करूंगा। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल किया, आई एम हैप्पी। इनका कहना है, इस बात, इनके सवाल की गहराई को समझिएगा। इनका कहना है कि जब मालिक पैसे लेके आया था तो हमने लफ्ज क्या क्रेडिट किया था? हम अगर यहीं ड्राइंग ही क्रेडिट कर देते, हम कहते हैं कैश डेबिट ड्राइंग क्रेडिट, और कल को जब वो मालिक पैसे वापस लेके जाता तो क्या फिर हम कह सकते थे ड्राइंग डेबिट? कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ड्राइंग का लफ्जी मानी क्या होता है? कुछ ड्रॉ कर लेना, निकाल लेना, है ना? तो जब मालिक पैसे बिजनेस में लाया था तो उसको ड्रॉ कैसे कह दिया आपने?
लफ्ज सूटेबल नहीं है, ठीक है, सूटेबल नहीं है। यानी आप वहां ड्राइंग की जगह खोता भी लिख देंगे तो मैं उसको मान लूंगा। क्यों? क्योंकि जो नाम आपने यहाँ कैरी करना है मैं वो आगे चलाऊंगा। आप यहाँ लिखें कैश डेबिट खोता क्रेडिट, इट्स ओके। कल को जब पैसे निकलेंगे तो मैं कहूंगा खोता डेबिट कैश, टाइटल वही वाला इस्तेमाल करूंगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन जाहिर है कि वो टाइटल सूटेबल नहीं है, इसीलिए वहां ड्राइंग नहीं इस्तेमाल होता। जब मालिक पैसे लाता है तो कैपिटल इस्तेमाल होता है, और फिर जब वो वही कैपिटल बाहर निकाल लेता है तो उसी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ ड्राइंग का लफ्ज क्यों दुनिया में नजर आता है, क्यों आपने पहले पढ़ा है ना? जाहिर है आपने पढ़ा है तो आपके जहन में आ रहा है, वगरना आपको ख्वाब थोड़ी आना था कि ड्राइंग भी एक चीज होती है। हमने पहले लेक्चर में बात की कि अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड लिखने का नाम नहीं है, ये तो दरअसल एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो रिकॉर्ड ऐसे बनाएगा कि कल को इंफॉर्मेशन किसी डिसीजन लेने के काम आ सके। वगरना तो अगर ऐसा डाटा है जिससे मैं कल को कोई फायदा ही नहीं ले सकता, घटा ये डाटा लिखने का फायदा क्या? अगर इसको लिखने से कल को मुझे कोई फायदा ही नहीं मिलना तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आप सवाल हल कर रहे हैं और इस सवाल के कोई मार्क्स ही नहीं मिलने हैं तो आप सोचेंगे मैं क्यों हल कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में 5 सवाल आ जाए, 6 सवाल आ जाए और वो कहे 5 सवाल हल करने हैं और 5 सवाल आपने बिल्कुल 100% ठीक किए हैं, तो आप छठा क्यों करेंगे? आपको यार इसके ऊपर नंबर ही नहीं है। हाँ, वैसे शायद आपके दिल में डर हो तो शायद आप कर दें कि यार किसी सवाल में नंबर कट ना जाए, तो चलो इसको कर देता हूँ, हो सकता है कि किसी में काम में इसमें ज्यादा आ जाए। तो जैसे बचपन में आप किया करते थे, मैं भी किया करता था, है ना? 5 सवाल करने थे अपन 6 कर देते थे, 7 कर देते थे कि यार किसी और गलत हो गया तो चलो इसमें से मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर मुझे ये यकीन हो कि जो 5 सवाल मैंने किए हैं ये 5 बिल्कुल ठीक है तो मुझे छठा करने का दिल बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर मेरी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बाद में किसी डिसीजन लेने के काम नहीं आनी, व्हाई आई एम मेकिंग दिस एफर्ट? इसीलिए कि ताकि कल को मैं इसमें से इंफॉर्मेशन अखज करके उससे कुछ डिसीजन मेकिंग ले सकूं। ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए अब हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्वीक करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यार इसको ऐसे के बजाय अगर ऐसे कर लें तो शायद कल को ये मेरे ज्यादा काम आ जाए। मसलन मालिक पैसे बिजनेस में डाल रहा है, कैपिटल आ रहा है। अब मैंने एक सफा बना लिया है, ये एक सफा है, इसके ऊपर मैंने टाइटल लिखा कैपिटल। मालिक पैसे लेके आया है, आज फर्ज करें 5 फरवरी को, 5 फरवरी को वैसे छुट्टी होती है लेकिन वो ले आया है ₹1,00,000। फिर 8 को उसने मजीद पैसे डाल दिए कारोबार में, 1,25,000 और डाल दिया। फिर 19 मार्च को उसने और पैसे डाल दिए। फिर उसको कोई जरूरत पड़ी 28 अप्रैल को, उसने इसमें से 15,000 निकाल लिया माइनस नेगेटिव। फिर उसको 31 मई को उसने मजीद पैसे डाल दिए 1,10,000। फिर 15 जून को उसको कोई जरूरत पड़ी पैसों की, उसने फिर निकाल लिया 25,000। और फिर 30 जून को उसने मजीद पैसे डाल दिए 55,000। आज इस मालिक के बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं? 1, 2, 25, 2, 75 और 3, 85, 3, 90 और 4,40,000 और नफी ये 40,000 ही है, तो 4,00,000 रुपए। यानी आज इस मालिक के कारोबार में कैपिटल कितना है? 4,00,000 रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि फरवरी के महीने में ओनर ने कितने पैसे ड्रॉ किए थे? अब क्या करेंगे, आप उस पूरे लेजर को, पूरे कागज को खोलेंगे और उसमें से ढूंढेंगे कहाँ करके पैसे निकल रहे हैं। ये पैसे निकले और ये पैसे निकले, है ना? या मैं चले आसान सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूँ यार अब तक बताओ इस साल में से कितने पैसे निकाले हैं?
तो अब आप क्या करेंगे, वो आपके पास एक कागज है जिसके अंदर को 50 ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, इसमें सब ढूंढना शुरू करेंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फिर आप कैलकुलेटर पर कैसे कर देंगे, जॉब तक नहीं, फिर दोबारा से करेंगे, फिर आप बताएंगे कि जी आपने इतने पैसे निकाले। सो दी टाइमिंग इट टुक टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज मच हायर, क्योंकि आपसे शायद फोन पे पूछ रहा है पिछले 6 महीने में मैंने कितने पैसे लिए कारोबार से। अगर 1 मिनट ठहरना जरा, पहले वो खोला, फिर उसमें टिक किया, फिर उसका ये है, ये है, ये है, फिर कैलकुलेटर पकड़ा, फिर सारा सारा यू किया, उधर से पूछ रहा जल्दी 10,000, मैं कहीं खड़ा हुआ, मगर 1 मिनट ठहरना जरा। you see the information flow is not faster and there is more probability of errors because now you are manually calculating things, right? अब आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, आपने अपने रजिस्टर में सफे ही 2 लगा लिए। आपने कहा जब भी वो पैसे डालेगा तो इस सफे में लिखूंगा और जब भी पैसे निकालेगा तो इस दूसरे सफे पे लिखूंगा। अब अगर वो मुझसे पूछता है कि उसके पैसे बिजनेस में डाले कितने हैं, तो मैं इस सफे पे आऊंगा, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे डालने की इन्फॉर्मेशन। और जब भी वो पैसे निकालने के बारे में पूछेगा तो इस सफे पे आ जाऊंगा, यहाँ सिर्फ पैसे निकालने की इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट नीड टू फाइंड, है ही वही। अब कैसे होगा, 1,00,000, 1,25,000, 50,000, 15,000, 1,10,000, 25,000, 55,000। जवाब क्या आया, 4,40,000। जवाब क्या आया। नाउ ही इज ऑन कॉल आस्किंग मैंने कितने पैसे निकाले थे, 40,000, डाले कितने थे, 4,40,000। इस वक्त मेरी इक्विटी कितनी है, दोनों को नेट कर दें। 4,40 डाले थे, 40 निकाले थे, तो नेट कितनी है, वो यही वाला जवाब। Result is the same, but information is now presented or made in a way that it is faster and it is probably more accurate because you are not doing the manual work at the same time। फटाफट कैलकुलेटर पकड़ के जमा तो नहीं कर रहे जिसमें गलती होने के चांसेस हैं। बात समझ रहे हैं। सो इस अलग अलग सफे को बनाने के लिए हम इसके नाम अलग अलग कर देते हैं, चीज एक ही है, इसमें फर्क कोई नहीं है। इसका नाम है कैपिटल इंजेक्टेड, इसका नाम है कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, आसानी के लिए इसको कह देते हैं कैपिटल और इसको कह देते हैं ड्राइंग। अदरवाइज दे आर वन एंड द सेम थिंग। कैपिटल भी कैपिटल ही है और ड्राइंग भी कैपिटल ही है, कैपिटल का नेगेटिव। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल इज कैपिटल, ड्राइंग इज नेगेटिव कैपिटल। द ओनली रीजन आई हैड अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर नेगेटिव नीड नहीं है, आई डोंट नीड टू क्रिएट अ ड्राइंग अकाउंट। मेरे लिए एक भी काफी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है ड्राइंग लिखने की अगर मेरी नीड नहीं है। अगर मेरी नीड है कि मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या जरूरत पड़ सकती है तो मैं 2 अलग अलग चीजें लिखूंगा। अगर मेरी नीड नहीं है तो नहीं लिखूंगा। और ये काम आप हर चीज में कर सकते हैं, हर चीज में कर सकते हैं। लोन आने का अकाउंट अलग बना लें, लोन जाने का वापस अलग बना लें, क्रेडिटर से पैसे लेने का अकाउंट अलग बना लें, क्रेडिटर के पैसे वापस देने का अकाउंट अलग बना लें, गुड्स खरीदने का अकाउंट अलग बना लें, गुड्स वापस देने का अकाउंट अलग बना लें, गुड्स सेल करने का अकाउंट अलग बना लें। मेरी इंफॉर्मेशन नीड है, अगर मैं समझता हूं कि मुझे ये अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं अलग अलग सफे बनाना शुरू कर दूंगा। नहीं चाहिए होती तो एक भी लिखना शुरू कर दूंगा। टेक्निकली दे आर वन एंड द सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग, दे आर वन एंड द सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस इज कैपिटल शोज इंक्रीज इन कैपिटल, ड्राइंग शोज decrease in capital. It's a capital account with a different name, but it's a capital account, right? तो जब आपने अभी ये जो हमने काम किया,
ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, कैपिटल डेबिट। अब आप कहते हैं नहीं जी कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, कोई बात नहीं, ना करें, ड्राइंग कर लें। लेकिन ये ड्राइंग को आपने डेबिट किया क्यों है? ड्राइंग की नेचर क्या है? नेगेटिव क्या है? कैपिटल। ड्राइंग की नेचर है नेगेटिव कैपिटल। तो जब ड्राइंग हुई है तो इससे क्या हो रहा है? कोई एसेट पैदा हो रहा है, कोई लायबिलिटी पैदा हो रही है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब ड्राइंग हो रही है तो क्या हो रहा है? कैपिटल कम हो रहा है। तो ड्राइंग की नेचर है कैपिटल का डिक्रीज, तो लिहाजा ड्राइंग की नेचर है इक्विटी। ड्राइंग की नेचर है इक्विटी। इक्विटी डिक्रीज हो रही है, और जब इक्विटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। कोई सवाल? जी बताइए। सर वो कंसेप्ट ये है कि ड्राइंग को ये जो बिजनेस ओनर आपने पर्सनल यूज के लिए उनको मतलब पैसे निकाल सकता है। हाँ तो जब बिजनेस से वो पैसे ले गया तो वो ले गया ना, अब वो उसको पर्सनल इस्तेमाल करे, चैरिटी कर दे, जो मर्जी कर दे, बिजनेस से ले गया तो ले गया। तो फिर वो मालिक तो नहीं लेके गया ना। एक मालिक है, मतलब आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से पैसे निकाल देते हैं दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ड्राइंग हो गई है। वो बाहर निकल गए पैसे कारोबार से, किसी दूसरे बिजनेस में चले गए, इस बिजनेस से तो निकल गए हैं। इसीलिए जब पैसे कारोबार से निकल रहे हैं और वो इस कारोबार के लिए नहीं निकले, कारोबार का रेंट देने के लिए भी तो निकल ही सकते थे। रेंट वाला आया, उसने कारोबार से पैसे निकाले, उसको रेंट दे दिए। अगर तो वो पैसे कारोबार के मकसद के लिए निकल रहे हैं तो फिर वो मालिक थोड़ी लेके जा रहा है, वो अपना कैपिटल थोड़ी निकाल रहा है, वो तो खर्चा पे कर रहा है उसमें से। लेकिन अगर वो पैसे उसने निकाल के किसी दूसरे कारोबार में डाल दिए तो इस कारोबार से वो निकल गए हैं, यानी कि ड्रॉ हो गए हैं। तो ड्राइंग का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अभी चल रही है, मुझे पता है कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। ठीक कह रहे हैं मुबीन, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि दरअसल कैपिटल के ही हमने दो हिस्से कर दिए। एक को वो हिस्सा कह दिया जिसमें कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और एक को वो कह दिया जिसमें कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। और कैपिटल इंक्रीज वाले के लिए सादा लफ्ज कैपिटल इस्तेमाल कर लिया, और कैपिटल डिक्रीज वाले के लिए हमने लफ्ज ड्राइंग इस्तेमाल कर लिया। हम इसकी जगह कोई और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन चूंकि दुनिया में ड्राइंग का लफ्ज पॉपुलर है तो हम भी ड्राइंग इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसीलिए कैपिटल जो है वो जाहिर है कि दोनों प्लस माइनस को इकट्ठा करने का नतीजे में ही सामने आएगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू रिमेंबर कि जब ये हो तो ड्राइंग डेबिट करते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्यों डेबिट करते हैं। बात समझ नहीं, यानी हमने ड्राइंग का टाइटल क्यों इस्तेमाल किया, इसीलिए कि किताब में लिखा हुआ है नहीं, इसीलिए कि मैं अपने बिजनेस की नीड्स के मुताबिक परखूंगा। अगर मेरी नीड है तो मैं ड्राइंग का टाइटल इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे कोई रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग का कोई रूल नहीं है जो मुझे कहे कि मैंने ड्राइंग का लफ्ज इस्तेमाल करना है। मेरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन नीड तय करेगी कि मुझे कौन से लफ्ज तय करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। आपने एक गाड़ी खरीदी है, क्या एंट्री डालेंगे? यानी आपने कार खरीदी है 50 लाख रुपए की, क्या करेंगे? कार डेबिट, कैश? मैं कहता हूं नहीं, मैं करूंगा इंजन डेबिट, बॉडी डेबिट, टायर डेबिट, कैश क्रेडिट। भाई कार के टुकड़े कर दिए ना, कार का इंजन अलग कर दिया, बॉडी अलग कर दी, टायर भी चले बॉडी का पार्ट कर लेते हैं। कार इंजन डेबिट, कार बॉडी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो 50 लाख की गाड़ी के दो टुकड़े कर दिए। मैंने कहा इंजन इसमें है 22 लाख रुपए का, और बॉडी है इसमें लेट से 18 लाख रुपए की, 40 की कर लेते हैं। तो 22 लाख का इंजन है, 18 लाख की बॉडी है, टोटल 40 लाख की कार है। बात समझ रहे हैं? तो कोई मुझे रोक सकता है? अकाउंटिंग मुझे नहीं रोकती। अकाउंटिंग मुझे कहती है तुम अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तय करो तुमने क्या नाम रखने हैं। अगर तुम्हारी नीड है कि तुम्हारे पास इंजन की इंफॉर्मेशन अलहदा मौजूद हो मनी टर्म्स में, और बॉडी की इंफॉर्मेशन अलहदा मौजूद हो, तो तुम अलग अलग कर लो। नहीं नीड है तो इकट्ठा करके कार डेबिट कर लो। बात समझ? द सेम वे हर जगह पे ये असूल इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ड्राइंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल के लिए नहीं है, ये रूल हर जगह इस्तेमाल होगा। इसीलिए जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम उसे कहेंगे परचेजेस, और अगर वो खरीदी हुई चीजें हम वापस कर देंगे तो हम उसे कहेंगे परचेजेस रिटर्न। हालांकि वो परचेजेस ही हैं, परचेजेस का नेगेटिव बैलेंस है। यानी जब मैंने गुड्स खरीदी तो उसे कहा परचेजेस, और जब मैंने गुड्स वापस कर दी तो उसे कहा परचेजेस रिटर्न। असल में वो परचेजेस ही हैं,
लेकिन उसका नेगेटिव बैलेंस है, वापस हो रही हैं। तो मेरे पास एक तरीका तो ये था कि मैं एक सफा बनाता, उसी में लिखता परचेजेस, उसी में लिखता नेगेटिव परचेजेस, एक ही सफे पे लिखता रहता। और एक तरीका ऐसा कि मैंने सफे दो अलग अलग कर दिए। मैंने कहा गुड्स आएंगी तो इस सफे पे लिखूंगा, वापस जाएंगे तो इस सफे पे लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा परचेजेस, इसका नाम लिखूंगा रिटर्न, ताकि अगर कल को मुझे ये जानना हो कि कुल खरीदी कितनी तो यहाँ से देख लूंगा, ये जानना हो कि वापस कितनी की तो यहाँ से देख लूंगा, और अगर नेट देखना हो तो दोनों को जमा तफरीक कर लूंगा। लेकिन अगर मैं उसको एक ही सफे पे लिख दूंगा तो फिर मुझे वही मैनुअल काम करना पड़ेगा कि कोई मुझसे पूछे यार जरा बताओ तो पिछले 6 महीने में कितनी चीजें रिटर्न की हैं, तो मैं उस पूरे लेजर में, जिसमें उस कागज में जिसमें सैकड़ों हजारों ट्रांजेक्शन आ रही हैं, उनमें से चुन चुन के ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन सी हैं, और वो ढूंढते हुए हो सकता है मैं कुछ छोड़ जाऊं। आप गलती कर सकते हैं ना, अगर मैं आपको एक सफा दे दूं जिसपे, या 40 सफे दे दूं जिसपे 4000 ट्रांजेक्शन लिखी हुई हो, और उसके अंदर 72 आइटमें ऐसी हो जो नेगेटिव हो, मैं कहूँ जरा इनमें से वो नेगेटिव आइटम्स को ट्रेस करके जमा करें, तो हो सकता है आप करते करते एक आधी छोड़ दें, तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं। परचेज की इन्फॉर्मेशन अलग जगह लिखना शुरू कर देते हैं, रिटर्न की इन्फॉर्मेशन अलग जगह लिखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो अलग अलग बातें हैं, ये एक ही चीज है। ये परचेज का पॉजिटिव बैलेंस है, ये परचेज का नेगेटिव बैलेंस है। जब हमने इकट्ठा देखना होगा तो हम इन दोनों को जमा तफरीक कर लेंगे। हम कहेंगे कुल परचेज हुई 50 लाख की, रिटर्न हुई 3 लाख की, तो इसका मतलब नेट मैंने 47 लाख की परचेज की है। एंड द सेम अप्लाइज टू द कैपिटल एंड ड्राइंग। आखिरी बात, Abbas drew 4,000 cash out of business and Abbas also took inventory 2,500 की for own use, और अब्बास 2,500 रुपए की इन्वेंट्री भी ले गए। अब ड्राइंग ही करनी थी ना, ड्राइंग यानी बिजनेस में से पैसा निकालना था, वो पैसा नकद भी निकाल सकता है और चीजें भी निकाल सकता है। बहुत कॉमन है, आप सोचें कि आपकी सब्जी की दुकान है, तो घर पे सब्जी किस तरह जाएगी, उसे निकाल के भेज देंगे घर, तो गुड्स की शक्ल में ड्रॉ हो जाएगी ना। वो असल में आपका कैपिटल ही ड्रॉ हुआ है, असल में आपका कैपिटल ही ड्रॉ हुआ है, लेकिन वो गुड्स की शक्ल में ड्रॉ हो गया है। गोश्त वाले के घर गोश्त कहाँ से जाता है, अपनी दुकान में से ही जाता है। वो उसकी ड्राइंग ही है, यानी वो अपना कैपिटल ही ड्रॉ कर रहा है, डाला हुआ पैसा ही निकाल रहा है, लेकिन पैसे नकद नहीं निकाल रहा, गोश्त की शक्ल में निकाल रहा है। वो नकद भी निकाल सकता था, बच्चे की फीस देनी है तो दुकान के गले में से पैसे निकालेगा और फीस जमा करा देगा। तो अगर वो कैश निकालेगा तो कैश ड्राइंग हो जाएगी, और अगर वो किसी चीज में निकालेगा तो वो चीज भी ड्राइंग ही हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे ये जो 2,500 की चीजें ले गया वो घर, वो चीजें भी ड्राइंग ही हैं। लिहाजा क्या लिखेंगे, ड्राइंग 2,500 की ड्राइंग की नेचर क्या है, इक्विटी, इक्विटी डिक्रीज हो रही है, और उसको डेबिट करेंगे। और क्या ले गया वो, गुड्स ले गए। जब वो गुड्स आई थी तो मैंने से क्या कहा था, परचेजेस, तो वापस जा रही हैं तो भी परचेजेस। परचेज की नेचर थी एक्सपेंस, और ये डिक्रीज हो गया है, इसको क्रेडिट कर देंगे। कोई सवाल है तो बताइए। ये काफी आगे जाके दोबारा पढ़ना है हमने। इसी के लिए मैंने कहा कि इसके ऊपर अलग से एक पूरा चैप्टर मौजूद है जहां पे जाके ये बहस होगी कि क्यों हम इसको एक्सपेंस कहते हैं। अभी आसानी के लिए सिर्फ आप ध्यान में रख लें कि ये एक्सपेंस है, फिर इसकी रीजनिंग चूंकि जरा बड़ा सारा टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ छेड़ा नहीं, वो उस रेलेवेंट चैप्टर में जाके बहुत तफसील से पढ़ेंगे हम इस बात को। कोई सवाल? यहाँ पे मैं आपसे जरा 2 मिनट के लिए पॉज लूंगा और वापस आता हूँ। अभी आपको भेजी गई है फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ स्क्रीन पे भी खोल दूँ। मुझे पता था कि आप इस तरह की हरकत जरूर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने स्क्रीन पे भी ले आना है। शायद इस शेर में कहना चाहता है। ओहो, अच्छा चलें, ये तो और भी अच्छी बात है कि इस पे ही मैं भेज देता हूँ।
जिस तरह आपकी जिंदगी में अहमियत है रोटी पानी की, इसी तरह ये आपको पता है कि ये डाटा सर्विसेज उसी तरह की अहमियत इख्तियार कर गई हैं। तो लिहाजा अब आप अपने पास डाटा प्लान जो है ना वो रखा करें। वो जो अनलिमिटेड टाइप होते हैं ना कि 300 रुपये में जितना मर्जी, सुबह 9 से शाम 4, वो वाला नहीं जो रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है। ओके, सो हियर वी गो। राइट, आपके पास ये सामने क्वेश्चन है, इसमें से आप ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दें। इसी तरह ये जगह जगह लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दें। और इसकी आपने अभी अपने पास यही चीज जो हम करते आए हैं कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, ये अपने रजिस्टर पे आपने अभी करना है। पहले ये वाला सवाल करना है, फिर इससे अगला सवाल करना है, फिर उससे 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 अगला सवाल करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, और ये नहीं चाहिए ये, सॉरी। ठीक है, तो अभी आपने जाना नहीं है, अभी आप यहीं हैं। और मोहसिन आपके साथ हैं आपकी मदद के लिए। अगर किसी जगह आपको जर्नल एंट्री में दुश्वारी आएगी तो बता देंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होना है, और अगर इनको भी दुश्वारी आएगी तो मुझसे पूछ लेंगे। ओके।